गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम हिंदी व्याकरण में लेसन 29 और 30 जिसका टॉपिक क्या है, चैप्टर का नाम समानाभासी भिन्नार्थक शब्द और दूसरा है अपठित गद्यांश। इन दोनों को हम देखेंगे। समानाभासी भिन्नार्थक शब्द देखते हैं। कुछ शब्द वर्तनी की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से देखते हैं तो हमको लगता है कि एक ही हैं, जबकि वास्तविक रूप में उनकी वर्तनी तथा उच्चारण में थोड़ी सी भिन्नता होती है, ठीक है। उनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है। इन्हें समोच्चरित भिन्नार्थक या समानाभासी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं हम लोग इसका। उदाहरण देखिए, जैसे शुल्क और शुक्ल बोल के देखिए, दोनों लगता है कि मिलता जुलता है, शुल्क शुक्ल, लेकिन दोनों में अर्थ में और उच्चारण में भी अंतर है। देखिए शुल्क और शुक्ल, ठीक है, इसमें जगह बदल गया है, ठीक है। और शुल्क का अर्थ होता है फीस और शुक्ल का अर्थ होता है सफेद, ठीक है। और उसके बाद हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश के लिए हम आपको एक गद्यांश दिखाएंगे और उसके हिसाब से आपको समझाएंगे। अब हम आते हैं अपनी किताब में, ठीक है। कुछ शब्द वर्तनी तथा उच्चारण की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तविक रूप से उनकी वर्तनी तथा उच्चारण में थोड़ी सी भिन्नता होती है। उनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इन्हें समानाभासी या समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। उदाहरण देखिए, यहाँ पर आपकी किताब में देखते हैं। अंक माने संख्या और अंग हिस्सा, अंक अंग सुन के एक ही जैसा लग रहा है ना। फिर अंदर देखते हैं, देखिए अंतर अंदर, अंतर अंदर अलग है, लेकिन अंतर माने भेद और अंदर माने भीतर, ठीक है। और देखते हैं कंटक माने कांटा और कटक माने सेना, ठीक है। कोश माने शब्दों का संग्रह, ठीक है, जैसे डिक्शनरी कह सकते हैं आप। और कोश माने होता है खजाना, जहाँ खजाने का कहते हैं ना कोश। आगे देखिए परिणाम और परिमाण, ठीक है। परिणाम माने नतीजा और परिमाण माने माप या मात्रा, ठीक है। प्रसाद और प्रासाद, ठीक है। प्रसाद माने होता है भोग या सामग्री, प्रसाद। और प्रासाद माने महल होता है, ठीक है। प्रासाद माने महल होता है, ठीक है। शुल्क और शुक्ल अभी मैंने आपको बताया बोर्ड पर। हंस और हंस, ठीक है। हंसना, ठीक है, लाफ। हंस एक पक्षी, ठीक है। श्रुति माने वेद होता है और श्रुत माने सुना हुआ, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ लीजिएगा। अभ्यास कार्य देखते हैं, बुक में ही कर डालिएगा, अभ्यास कार्य कुछ ज्यादा नहीं है। वर्तनी और उच्चारण की दृष्टि से समान जैसे दिखने वाले किंतु भिन्न अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? आप बताइए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? बस यही तो, समानाभासी या समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है, यही कहते हैं, ठीक है। वैसे ही दिया हुआ है यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं सिमिलर वाले, और उनको यहाँ पर उनके वाक्य के अनुसार भरना है। जैसे समय पर विद्यालय में डैश जमा कर देना चाहिए। क्या जमा करेंगे? शुल्क माने फीस और शुक्ल माने सफेद। क्या जमा करेंगे? बिल्कुल सही, शुल्क जमा करेंगे, फीस जमा करेंगे। आज उसके यहाँ डैश प्रवेश है। क्या प्रवेश है? ग्रह की गृह प्रवेश है। कल उसकी परीक्षा का क्या घोषित हुआ? परिणाम घोषित हुआ। वेतन के रूप में कुल 5,000 रुपए ही मिलते हैं, ठीक है। इस शब्द का अर्थ तुम्हें कोश में मिल जाएगा। कोश शब्दों का संग्रह, उसी में मिलेगा ना उसका अर्थ,
ठीक है, तो बुक में इसको फिल कर लिए गए और अभ्यास कार्य का ये जो है इसको आप समझ जाइए। इसको फिल करके क्लिक करके फोटो बुक की अपने सब्जेक्ट टीचर को भेज दीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। अपठित गद्यांश छात्र की निर्धारित पाठ्य पुस्तक से नहीं लिए जाते, फिर भी ये निर्धारित स्तर के ही होते हैं। ठीक है, ये गद्यांश पूर्व पठित नहीं होते, मतलब पहले से पढ़े हुए नहीं होते, इसलिए इन्हें अपठित गद्यांश कहा जाता है। इसके द्वारा छात्र की क्या की जाती है, बोध, क्षमता, अभिव्यक्ति की कुशलता का मूल्यांकन होता है कि बच्चा पैराग्राफ पढ़ के कितना सक्षम है कि वो जवाब दे सकता है। ठीक है, हाँ, पाठ्य पुस्तक के गद्यांशों के अर्थ छात्र प्रायः क्या करते हैं, रट के लिख लेते हैं जो आपको लिखवाया गया है, लेकिन गद्यांश में उसको अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है, उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर उसको व्यक्त करना पड़ता है। ठीक है, अपठित अंश के संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने से पहले दिए गए उत्तरों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहले क्या करना चाहिए, जो पैराग्राफ दिया हो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, पढ़ के उसके मुख्य विषय को समझना चाहिए कि वो आखिर किस टॉपिक पर लिखा गया है। ठीक है, फिर उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चाहिए। यदि शीर्षक देना हो तो शीर्षक का अंश भी उसी पैराग्राफ में उसी में ढूंढना चाहिए। यदि उसमें नहीं दिया गया है तो उसका आशय अर्थ समझकर उसका शीर्षक देना चाहिए। ठीक है, और रेखांकित अंशों का अर्थ भी लिखने के लिए कहा जाता है, उसे भी ध्यान से पढ़कर स्पष्ट रूप से देना चाहिए। देखिए, अपठित का उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, एक ये उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, एक यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया हुआ है जिसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उत्तर भी यहीं पर दिए हुए हैं। ठीक है, एक उदाहरण हम देखते हैं कि क्या है। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे, क्योंकि सच्चे को सब कोई चाहते हैं, झूठ से सभी घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना कर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कुछ भी कष्ट न होगा और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा सुखी और संतुष्ट बने रहेंगे। ठीक है, अब इसी को आपको अगर मिल जाए तो आपको क्या करना होगा, 2 बार 3 बार इसको पढ़िए। फिर देखिए पूछा गया कैसे उत्तर। पहला प्रश्न दिया है, समाज में हमारा सम्मान कैसे होगा। कैसे होगा, आपको समझ में आ गया कि सत्य बोलने से समाज में हमारा सम्मान होगा। सत्य का पालन करने में कब कष्ट न होगा, यदि हम सत्य बोलना अपना कर्तव्य मान लेंगे तो हमें क्या होगा, कष्ट नहीं होगा। देखिए इसी में दिया हुआ है, हाँ ठीक है, पालन मान लेंगे तो कष्ट न होगा। ठीक है, अगला है, बिना कष्ट के हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। सत्य बोलकर हम क्या आसानी से क्या होते हैं, सदा सुखी और संतुष्ट बने रह सकते हैं। शीर्षक दिया गया है, दिया है सत्य का सुख। ठीक है, सत्य का सुख। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए हैं, इनको आप फिल करके पढ़ेंगे पैराग्राफ को ध्यान से। इनके प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर लिखेंगे और उनका शीर्षक भी अपने अनुसार यहाँ पर भरेंगे और भर के इसका फोटो, अभ्यास कार्य का इस पेज का फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को भेज देंगे। ठीक है, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।